बिहार से लेकर दिल्ली मुंबई तक सरकारों ने छठ को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन जिसमें साफ कहा गया कोरोना है तो घर में छठ मनाएं। छठ पर पिछले कुछ सालों में यूपी बिहार के नाम पर सियासत होती रही है, लेकिन इस बार सियासत के सेंटर में है कोरोना। छठ पर बैन लगाने वाली सरकारें कह रही हैं जान है तो जान है, त्योहार फिर मना लीजिएगा। वहीं विपक्षी ये कहते चले आ रहे हैं कि छठी मैया का श्राप लग जाएगा। नमस्ते, मैं राशिद। दिल्ली में लॉकडाउन की तैयारी है, लेकिन मिनी लॉकडाउन के इशारों की टाइमिंग संदेह के घेरे में है, क्योंकि छठ आयोजन के एक दिन पहले इसके बारे में बताया गया। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, बिहार से लेकर झारखंड तक सरकारों ने कहा कि घाट की बजाय घरों में छठ मनाइए। लेकिन सवाल यह है कि कोविड से बचाव का ये कैसा सरकारी फरमान, रैली और दर्शन ठीक, तो छठ पर क्यों लगी है लगाम? तस्वीरों को चेंज करें। कोरोना बहाना है, आस्था निशाना है, कैसी ये सियासत है? कोरोना के बहाने कौन कर रहा है छठ पर सियासत? डिबेट को करो ओपन। उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यह है कोरोना को देखते हुए छठ पर गाइडलाइन जारी की गई है। बिहार झारखंड में घाट पर न जाने की अपील की गई है। दिल्ली में भी घाटों पर नहीं मनेगा छठ का पर्व, मुंबई में भी घाटों पर नहीं होगा छठ का पर्व। यूपी में भी लोगों से कहा गया है कि घर में ही छठ मनाए, ज्यादा अच्छा होगा, नदियों की तरफ न जाएं क्योंकि कोरोना का ही संक्रमण काल है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आप रैलियां तो कर रहे हैं, आप शादियों की इजाजत तो सरकारों की तरफ से दे दी गई है। दिल्ली सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार या फिर बिहार की बात कर लेते हैं, तो ऐसे में रैली और दर्शन ठीक, तो छठ पर लगाम क्यों लगा रहे हैं साहब? छठ पर बिहार के साथ ही दिल्ली और झारखंड में भी गाइडलाइन जारी करके कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। दिल्ली और झारखंड दोनों ही जगह सरकारों ने लोगों से घाट पर न जाने की अपील की है। दिल्ली में बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा ने विरोध किया, वहीं रांची में भी बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दिल्ली में छठ को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स है। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है? बैक टू बैक बाइट चलाइए। दिल्ली में जो छठ पूजा पर आपने बैन लगाया वो बिल्कुल गलत है। अगर कोरोना की बात है तो आपने शराब की दुकानें खोली, आपने मार्केट खोले, आपने डीटीसी बसों में फुल कैपेसिटी अलाउ की, उस समय कोरोना की बात नहीं आई। आप अपनी प्रशासनिक क्षमता जो आपने लापरवाही बरती है उसकी नाकामी का ठीकरा आप त्योहार पर प्रतिबंध लगाकर करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और तानाशाही रवैया। जब ईद का त्योहार आता है तो आप मार्केट खोल देते हैं। जब छठ का त्योहार है पूरी दिल्ली के अंदर पूर्वांचल और बिहार के काफी संख्या में लोग रहते हैं, छोटे छोटे जिनके मकान है, वो कहाँ मनाएंगे छठ पूजा? और छठ पर्व आस्था का पर्व है, आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है दिल्ली सरकार। आपसे पूर्व में तमाम फेस्टिवल्स की अनुमति सरकार ने दी है, चाहे रामलीला की बात करें, दुर्गा पूजा की बात करें, या इवन अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने खुद अक्षरधाम के कपाट खुलवा के वहां पे आरती का आयोजन किया है। तो यदि सरकार खुद अपने लिए आयोजन कर सकती है तो दिल्ली के लोगों के लिए आयोजन क्यों नहीं करा सकती? संक्रमण की दृष्टि से हो सकता है कि घातक साबित हो, लेकिन ये सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। ये व्यवस्थाएं, ये गाइडलाइन सरकारें तय करें, सरकारें कुछ ना कुछ इस तरह की एडवाइजरी जारी करें, कुछ कायदे कानून बनाएं, इसमें काम किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल सीधे तरीके से जिस तरह से बैन लगा रहे, कहीं ना कहीं एक दिल्ली के जो एक बड़ा तबका, जो पूर्वांचल का, जो छठ पूजा जिसके लिए महान पर्व है, तमाम देशवासियों के लिए भी पर्व है, सो कहीं ना कहीं उनको आहत पहुंचेगा और एक ऐसी भावना डेवलप होगी। लेकिन छठ की गाइडलाइन को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी ने भी विरोध कर दिया है। नवरात्र गणेशोत्सव की तरह मिले इजाजत, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। और महाराष्ट्र में कृत्रिम तालाब बनाने की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के गवर्नर को चिट्ठी भी लिख दी है और ये कहना है कि आस्था के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर आपने शराब की दुकानें खोल दी हैं, अगर आपने रैली की इजाजत दे दी है, अगर आपने दर्शन की इजाजत दे दी है, तो छठ पर्व पर आखिरकार क्यों लगा रहे हैं लगाम? बीएमसी की तरफ से गाइडलाइन क्यों जारी की गई है? संजय निरुपम नेता कांग्रेस और शुभ्रांशु दीक्षित नेता बीजेपी, दोनों को सुने। बीच में लोग जमा न हो या किसी भी घाट पे, किसी भी बीच पे बड़ी संख्या में जमा ना हो, सार्वजनिक आयोजन न हो आज इस बार। उसका कारण यह है कि अगर लोग आएंगे तो पता नहीं कौन कोरोना से संक्रमित है और संक्रमण कितना फैलेगा, किसी को पता नहीं। तो हम मुंबई के लोगों को एक नए खतरे में डालें, इससे बेहतर है कि हम पूजा अवश्य करें, लेकिन अपने अपने घरों से करें। जैसे मैं खुद अपने घर पे एक कृत्रिम तालाब बनाने जा रहा हूं और उसमें पूजा करूंगा, और मैं सभी लोगों से निवेदन यही करूंगा कि ये जिद मत करिए। हमारी आस्थाएं महत्वपूर्ण है, हमारा विश्वास महत्वपूर्ण है, पूजा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार
एक संकटकालीन परिस्थिति होती है तो थोड़ा एक कदम पीछे हटने की आदत डालनी चाहिए। पूरे मुंबई में हर जगह कहीं आपको तालाब मिलेगा छोटा सा, कभी कहीं आपको कुआं मिलेगा, कहीं चाहे तो आप अपना तालाब बना सकते हैं, कहीं स्विमिंग पूल है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है, पूरे शहर में इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हो सकती हैं, तैयार की जा सकती हैं। हाँ, सरकार चाहे तो कृत्रिम तालाब बनाने की दिशा में एक पहल कर सकती है। अभी भी 2-3 दिन का टाइम है, सरकार अलग अलग जगहों पर अनाउंस कर सकती है। खोलने को लेकर शुरू हुई राजनीति अब छठ पूजा को लेकर सामने आ रही है। बीजेपी का कहना है कि छठ पूजा के लिए सरकार को इसकी इजाजत देनी चाहिए, लेकिन सरकार ने अब कोरोना काल में इसकी इजाजत नहीं दी है। सरकार का कहना है कि जिस तरीके से दशहरा और दिवाली लोगों ने घर में मनाया, उसी तर्ज के ऊपर छठ पूजा भी मनाई जाए। अब इस बार भी शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आ गई है। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या एसओपी जारी करती है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अब यहां पर आपको 3 राज्यों के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि बिहार में आखिरकार छठ पर गाइडलाइंस क्या है और दिल्ली में क्यों छठ के का जो आयोजन है नदी के किनारे जाने पर क्यों रोक लगाई गई है। बिहार के बारे में बताएंगे, यूपी के बारे में बताएंगे, दिल्ली के बारे में जानिएगा, महाराष्ट्र के बारे में जानिएगा। सबसे पहले बिहार से करते हैं शुरुआत। क्यों ये कहा गया है बिहार को लेकर के कि न मेला और न ही सांस्कृतिक कार्यक्रम। कहा यह गया है कि लोगों को घरों पर ही आयोजन के लिए प्रेरित किया जाएगा और एक एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर जारी किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है नदियों की तरफ न जाएं बल्कि घर पर ही अर्घ दे दें। न मेला लगेगा, न ही जागरण किया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं होंगे। नदियों से जल ले जाने का इंतजाम किया जाएगा, छोटे तालाबों पर होगी अर्घ की व्यवस्था। गृह विभाग ने यह सलाह दी है, मैं बिहार गृह विभाग की बात कर रहा हूं, कि तालाब में अर्घ के दौरान डुबकी न लें क्योंकि कोरोना का ही संक्रमण काल है। लोगों को डुबकी लगाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगी रहेगी। बिहार में 60 से ऊपर के लोग और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं ये घाट पर न जाएं, इसे सुनिश्चित करने को कहा गया है। लेकिन दिल्ली में छठ पर बैन किस तरह से लगाया गया है और क्यों दिल्ली में यह कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं छठ के नाम पर, समझिएगा। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस बार दिल्ली में सिर्फ घरों में ही हो पाएगी छठ पूजा। नदी के किनारे, घाटों और मंदिर में छठ नहीं मनाए जाने का आदेश है। दिल्ली सरकार ने सभी डीएम और अथॉरिटीज को निर्देश दिए हैं और आपको याद होगा पिछले साल दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए 1108 घाट बनवाए थे क्योंकि उसके कुछ दिन के बाद ही दिल्ली में चुनाव थे। लेकिन अब दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि दिल्ली सरकार के अधीन है, उसने छठ पूजा के आयोजन को पूरी तरीके से दिल्ली में बैन कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, मुंबई में छठ पर पाबंदी क्यों है आप जाने। मुंबई में शादी को तो हाँ है, रैली को तो हाँ है, आयोजन को तो हाँ है, तो छठ को ना क्यों। बीएमसी ने मुंबई में समुद्र तट, नदी और तालाब में छठ पूजा पर रोक लगा दी है पूरी तरीके से। बीएमसी ने मुंबई पुलिस को कहा कि सार्वजनिक जगह पर भीड़ इकट्ठा होने से आपको रोकना है। बीएमसी ने सख्त निर्देश के साथ कृत्रिम तालाबों में छठ पूजा की इजाजत दी है। पूजा स्थल पर मेडिकल टीम की तैनाती की जाएगी। जरूरत पड़ने पर एंटीजन या आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किए जाएंगे। लेकिन सवाल एक ही है, जहां पर सत्ता पक्ष है, जहां पर बैन लगाया गया है, वहां पर सरकारों का यह कहना है कि कोरोना का संक्रमण काल है, इसी वजह से हमने बैन लगाया है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि भाई आप धर्म के साथ में खिलवाड़ ना करें, आप आस्था के साथ में खिलवाड़ ना करें। पैनल को कर दीजिए ओपन। मेरे साथ में है शिवम त्यागी, नेता बीजेपी। मेरे साथ में है सचिन भल्ला, राजनीतिक विश्लेषक। विजय कौशिक, नेता कांग्रेस। राजपुंज, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, सीएमडी हैं। फिलिक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर अरुण पांडे हैं, वरिष्ठ चिकित्सक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के। आप सभी का स्वागत है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई, पटना भी चलेंगे। मेरे सहयोगी थोड़ी देर के बाद में मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं। शिवम त्यागी, पहला सवाल आपसे है, क्यों आखिरकार महाराष्ट्र में और दिल्ली में आप लोग ये कह रहे हैं कोरोना का संक्रमण काल है। दिल्ली में आप देखें हर घंटे में 3 से 4 मौत हो रही है और इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ये कह दिया है कि घर में ही आप छठ मनाएं, घर में ही नहाए खाए, खरना और सूर्य को अर्घ दें, वो ज्यादा अच्छा होगा। आपको लगता नहीं जान है तो जहान है और त्योहार फिर कभी मना लेंगे? देखिए, बिल्कुल लगता है राशिद भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। जान है तो जहान है और बिल्कुल जान की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को लेनी चाहिए और उसी के हिसाब से कदम उठाने चाहिए। लेकिन जान है तो जहान है तब भी था, तब ईद थी और मार्केट्स बिल्कुल भरी हुई थी। जान है तो जहान है दिवाली में भी था, जान है तो जहान है आज जब छठ की बात आई तो आज वो बैन लगाकर बैठ गए। आप मुझे एक चीज बताइए, एक बेहतर गाइडलाइंस के साथ चीजें क्यों मेंटेन नहीं की जा सकती? मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आपको कोई भी काम नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि दिल्ली में डेली 3225 केसेस आ रहे हैं 3 करोड़ की जनरेशन, 3 करोड़ की जनता में।
मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख टेस्ट में से मात्र 1100-1200 केसेस आ रहे हैं डेली। आप वैसे पहले ही इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर साबित हो चुके हैं, क्योंकि जब आपको काम करना था तब तो आप करते नहीं है। केंद्र सरकार जब इन्वॉल्व हो जाती है तो थोड़ा सा चेंज आता है, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। 20 अक्टूबर से बाद से फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए। जहां आपको गाइडलाइंस पे काम करना चाहिए था, पिछले 1 महीने से आपने अलावा हर रेड लाइट पे बड़ा बड़ा लाखों रुपए का होर्डिंग लगाने के अलावा मास्क पहनिए, उसके अलावा क्या किया? क्या कंस्ट्रक्टिव कदम था? आज जब त्योहार आए तो बैन लगाकर बैठ जाएंगे। पिछली बार भी बैन लगाकर बैठ जाते, लेकिन इलेक्शन था तो बाकायदा घाट बना दिया हजारों। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बैन आप लगा रहे हैं। पहली चीज तो ये कि आपका ये कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो आप सवालों के कटघरे में लेकर के आ रहे हैं। आपका ये कहना है कि पोस्टर पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन छठ के नाम पर जो इंतजाम करना चाहिए वो इंतजाम नहीं किया, और बिहार के लोगों के साथ में और लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ किया गया है, धर्म के साथ में आप जोड़ करके देख रहे हैं। लेकिन फिर यूपी में क्या कहेंगे आप? यूपी में भी ये कहा गया है कि घर के अंदर ही सूर्य को अर्घ्य दें। बिहार को लेकर के क्या कहेंगे आप? बिहार में भी कुछ इसी तरीके के आदेश जारी किए गए हैं, और बिहार का जो गृह विभाग है उसने भी गाइडलाइन जारी किया है। फिर सवालों के कटघरे में सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही क्यों? बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल नहीं आती राशिद भाई। बिहार और उत्तर प्रदेश की जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि छोटे छोटे तालाब बनाए जाएंगे, वहां पर अर्घ के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा, उनको एडवाइस किया जाएगा कि वहां पर नहाया ना जाए। हम कहते हैं कि ठीक है, आप यमुना किनारे नहीं भेजना चाहते लोगों को, तो उनको कोई एक प्रॉपर सिस्टम बनाकर दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, उसका कोई सिस्टम बनाकर दीजिए, कोई बेसिक उनके पास स्ट्रक्चर खड़ा करके दीजिए ताकि वो अपना त्योहार भी मना सकें और आपकी बातें भी रह सके। लेकिन ये बैन कर देना एकदम से किसी भी चीज को, मैं सिर्फ उसके खिलाफ हूं। और दूसरा, आपको जब कुछ काम करना चाहिए था आप नहीं कर पाए। 3 करोड़ की आबादी में 3,500 केसेस डेली आते हैं। आपके यहां पर मृत्यु दर 1.56 है, जो कि हिंदुस्तान के 1.48 की मृत्यु दर से बहुत ज्यादा है। आपके यहां पर केसेस उतने ही हो रहे हैं, आपके यहां पर टेस्ट 30,000 हो रहे हैं, बराबर में यूपी में 1.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं डेली, बावजूद उसके सिर्फ 1200, 1300, 1400 केसेस आ रहे हैं। जब आपको काम करना चाहिए था आपने नहीं किया। आज जब कोई भी किसी भी चीज की बात आ रही है, किसी भी त्योहार की बात आ रही है, तो कृपया करके उस पर बेहतर मैनेजमेंट प्लान ला। शिवम भाई, आपने अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से कही है, बहुत ही मजबूत तरीके से कही है। सीधे शिवानी का रुख कर लेते हैं। शिवानी मुंबई से लाइव रिपोर्ट करें। शिवानी, मुझे ये बताएं, मुंबई के लिए महाराष्ट्र सरकार ने यह आदेश जारी किया है कि कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे, लेकिन समुद्र के किनारे नहीं जा सकते। नदी और तालाब में छठ पूजा करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। तो जो बिहार के लोग हैं या वो लोग जो कि छठ को एक महापर्व के तौर पर मनाते हैं, छठ के साथ लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की आस्था जुड़ी हुई है, क्या वो लोग महाराष्ट्र सरकार की इस गाइडलाइन से, इस आदेश से आहत हैं, नाराज हैं? बिल्कुल राशिद, अगर इसकी बात की जाए तो 20 नवंबर को छठ पूजा को लेकर बिहार के जो लोग हैं जो छठ पूजा मनाते हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां छठ मनाया जाता है, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि 20 तारीख को उन्हें छठ पूजा मनाने दी जाए। हालांकि वो कुछ सीमित समय में सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाकर ही पूजा पाठ करेंगे, ऐसी भी रिक्वेस्ट की गई थी, जिसे कि बीजेपी की जो मुंबई यूनिट है जिसके अध्यक्ष अमरजीत मिश्रा है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इसे सीएम उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह से खारिज किया। फिलहाल मैं विजुअल्स के जरिए आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से ये जो बीच है जो आज पूरी तरह से खाली है, ये पूरा भरा रहता है हजारों लाखों लोगों से। जुहू बीच पर ही छठ पूजा मनाई जाती है, जो कि इस बार काफी ज्यादा सुमसाम खाली नजर आ रहा है। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के मुंबई पुलिस के भी कुछ कर्मचारी लगातार रहते हैं, जिससे कि नियम का उल्लंघन न किया जाए और जो लोग हैं वो छठ पूजा ना मनाए। हालांकि जो पौंड की बात की गई थी, यानी कि कुल मिलाकर इस बार मुंबई में छठ पूजा का रंग बिल्कुल ही फीका नजर आएगा। महाराष्ट्र मुंबई में छठ पूजा का रंग फीका नजर आ रहा है। सीधे कांग्रेस नेता विजय कौशिक के पास में चलते हैं। विजय कौशिक जी, समझ में नहीं आता है कि दिल्ली में जब कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी बोलते हैं तो उनके सुर अलग होते हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र में वही कांग्रेस के नेता होते हैं या मुंबई में कांग्रेस के नेता हैं, उनके सुर अलग होते हैं। दिल्ली में अनिल चौधरी पूरी तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वहीं मुंबई में संजय निरुपम डिफेंड कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार को। ये किस तरह की दोमुही राजनीति है? ये किस तरह से द्विअर्थी राजनीति है कि अगर दिल्ली में रहेंगे तो छठ को अलग नजर से देखेंगे, मुंबई में रहेंगे तो अलग नजरिया हो जाएगा? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है कि देश के लोकतंत्र के साथ मजाक कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो दोनों ही जगहों का विरोध हो रहा है। पहली बात, अभी भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे कि भी एकदम से बैन नहीं लगाया जा सकता, बैन नहीं लगाना चाहिए। तो भाई मोदी जी ने कोरोना के नाम पर बैन क्यों लगाया था? दूसरी बात,
केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं, वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे देश में इस बीमारी को लेकर अपने नियमों की पालना करा सकती है राज्य सरकारों से। तो मोदी सरकार चुप क्यों बैठी है? और आप देखिए दिल्ली के अंदर कितना बड़ा मजाक चल रहा है। दिल्ली के अंदर मजाक चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर जो चल रहा है वो बताइए ना। महाराष्ट्र में ये कहा गया है कि समंदर के किनारे जाकर के छठ नहीं मनाएंगे, नदी के किनारे इजाजत नहीं दी जाएगी, तालाब के किनारे नहीं जा सकते, कृत्रिम तालाब कहीं पर होगा अगर बना देंगे। लोग बहुत ज्यादा आहत हैं। महाराष्ट्र के बारे में क्यों नहीं बोलते? महाराष्ट्र भी बोलिए ना। मैं बिल्कुल कह रहा हूं जी महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र सरकार का जो निर्णय है वहां की स्थितियों के आधार पर है। मैं ये कहता हूं कि केंद्र सरकार क्यों नहीं निर्णय लेती? अच्छा, महाराष्ट्र में वहां की स्थितियों के आधार पर है, और दिल्ली में अगर स्थितियों के आधार पर ये कहा जाए 1 घंटे के अंदर अगर 3-3, 4-4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो रही है, अगर दिल्ली में 112 से लेकर के 116 वेंटिलेटर वाले बेड बचे हुए हैं, आईसीयू वाले बेड बचे ही नहीं है, तो ऐसे में अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, तो यहाँ की स्थिति नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की स्थिति है। राजपुंज के पास में चलते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और शिवसेना सपोर्टर भी हैं। राजपुंज जी, शिवसेना और एमएनएस 2 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने जम करके छठ के नाम पर सियासत की है, और यह कहा जाता है कि यूपी बिहार वालों की आस्था के साथ में खिलवाड़ महाराष्ट्र की सरजमी पर बार बार इन 2 पार्टियों ने मिलकर के किया है। क्यों नहीं ये कहा जाए, क्यों नहीं ये कहा जाए कि आप लोगों ने शराब की दुकान खुलवा दी, मंदिर के दरवाजे आपने खुला दिए, रैलियों की आपने परमिशन दे दी, आयोजनों की परमिशन दे दी, शादियों की इजाजत दे दी, लेकिन छठ 3 दिन 4 दिन का त्योहार है, 4 दिन के लिए आप लोगों ने इजाजत नहीं दी है। क्यों नहीं ये कहा जाए कि आपके चश्मे 2 हैं? नहीं राशिद जी, देखिए इस प्रकार से शिवम जी जो राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। ये शुरू से चलती आ रही है। अब पीछे बैकग्राउंड में अगर आप जाएंगे तो 4-5 महीने से कोई हर चीज पर ये उंगली उठाने को तैयार करते हैं। ये हर चीज पे उंगली उठाते हैं, ये कुछ भी हो जाए उस पर उंगली उठाना छोड़ते नहीं है, और ये अच्छी बात नहीं है। इस समय लोगों के हित में है कि वहां पर उनको ना भेजा जाए। ज्यादा इसमें संक्रमण में नंबर 1 पे महाराष्ट्र चल रहा है। इनको ये सोचना चाहिए कि कहां पे WHO ने तारीफ की, धारावी की, तब ये लोग नहीं बोलते। अरे राजी, ईद पर, बकरीद पर, दिवाली पर, दशहरे पर, भाई दूज पर आप लोगों को क्यों नहीं धारावी नजर आई? तब महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट आपको नजर क्यों नहीं आया? 2 अलग अलग वक्त में 2 अलग अलग नजरिए, 2 अलग अलग चश्मे, 2 अलग अलग बयान कैसे हो सकते हैं? राशिद जी देखिए, इस प्रकार से अगर लोगों के हित में कोई कदम उठा रही है सरकार, तो उस पर इनको सम्मान करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार का। शिवम त्यागी, आपको सम्मान करना चाहिए। आप सियासत कर रहे हैं, सम्मान के बजाय सियासत कर रहे हैं। मेरी एक शिवम जी, मैं राजपुंज जी, मुझे एक चीज बताइए, ये लोगों के हित की बात क्या कल याद नहीं आई आपको? परसों याद नहीं आई? बकरीद पर याद नहीं आई? या भिंडी बाजार खुलता तब आपको याद नहीं आई ये बातें? यार ये बिहारियों से आपको इतनी नफरत क्यों है? पहले उनको मारते थे, पीटते थे, आज उनको त्योहार भी नहीं मनाने दे रहे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तैयारी कीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ ही नहीं पा रहा। मैं एक मिनट होल्ड। सचिन भल्ला को बीच में लेकर के आते हैं। राज जी आप भी बोलेंगे, शिवम त्यागी आप भी बोलेंगे। सचिन भल्ला, मुझे समझ में नहीं आता है, मैं जब भी पिछले मेरे पत्रकारिता करियर में 2 दशक का मेरा अनुभव है, जब भी मैं छठ को लेकर के कोई प्रोग्राम करता हूं, कोई डिबेट करता हूं, तो छठ को लेकर के 2 चीजें आ जाती हैं, हिंदू मुसलमान, बिहारी नॉन बिहारी। अरे छठ तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का पर्व है ना। क्यों लोग ये बनाने में लगे होते हैं? क्यों सियासी पार्टियां हिंदू मुसलमान बनाने में लगी होती हैं? क्यों इसे बिहारी नॉन बिहारी बनाने में लगे होते हैं? क्यों यूपी नॉन यूपी बनाने में लगे होते हैं? क्यों महाराष्ट्र और बिहार के साथ जाकर के जोड़ते हैं? क्यों इसे किसी भी राज्य की दहलीज तक या फिर उसकी सरहद तक जोड़ करके देखा जाता है? समझ में नहीं आता, इतनी संकुचित सियासत क्यों? देखिए, मेरा सबसे पहला एक ही सवाल है कि मेरे ये जो 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इनको जो ये राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली में पिछले 6 साल से करोड़ों रुपए छठ पूजा पे अपने फंड से, पर्सनल फंड से पूर्वांचल भाइयों को दे रहे हैं। ये आज तक की हिस्ट्री है, 70 साल की हिस्ट्री है। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने 6 साल अपने फंड से छठ पूजा के लिए लोगों को पैसे दिए। और दूसरी बात, ये इनसे ये पूछो कि जब एनडीए सरकार, बीजेपी
बिहार में थी, जब चमकी बुखार आया था सचिन तो भल्ला, वहां पे इतने सचिन बच्चे भल्ला, मर रहे थे। तो सचिन सिर्फ भल्ला, अरविंद केजरीवाल है जो मुझे दिल्ली ये से समझ में आ रहा है कि आप आम डॉक्टर आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री मेरी अरविंद बात केजरीवाल के सुनिए। लिए फील्डिंग एक कर रहे हैं, मिनट तो सर, मेरा एक एक सवाल मिनट है, मेरी बात इसी आम आदमी पार्टी ने पिछली सरकार में पिछली बार छठ पर 1108 घाट बना दिए थे, तो इस बार एक ऐसे वक्त में जबकि छठ पर्व की शुरुआत होनी है, उसके ठीक एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये बात क्यों कही? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये बात क्यों कही? गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, मिनी लॉकडाउन लगाने की तैयारी है। एक मिनट, सचिन भल्ला बोले। सचिन भल्ला, छठ के ठीक शिवम बोलेंगे आप, शिवम आप बोलेंगे, शिवम आप यकीनन बोलेंगे, शिवम आप यकीनन बोलेंगे, लेकिन सचिन भल्ला मुझे बताएं कि छठ पर्व की शुरुआत होने वाली थी, छठ पर्व की शुरुआत होने वाली थी, नहाए खाए और खरना से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिनी लॉकडाउन की बात क्यों कह दी? अरे दो दिन एक दिन और इंतजार कर लेते ना, दिल्ली में तो हालात खराब हो ही रहे हैं, होते ही चले जा रहे हैं। आपको पता ही होना है, आप सब भाइयों को पता है, छठ का त्योहार है वो माँ के ऊपर बनता है, ये माँ का आशीर्वाद लेना पड़ता है। माँ जो है जो भूखे प्यासी रहने के बाद अपने बच्चों के लिए प्रेयर करती है, माँ का त्योहार है। और माँ कोई भी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा जाके किसी इन्फेक्शन में या कहीं जाके बीमार होके घर आए। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक ऐसे नेता है जो हर धर्म को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो मुसलमानों का हो, हिंदुओं को हो या किसी और भाइयों का हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री हर धर्म को साथ में लेकर के चलते हैं, लेकिन आप लोगों की त्योरियां चढ़ जाती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ भी कहते हैं, कोरोना से लोगों से बचाना चाहते हैं शिवम भाई, और आपकी त्योरियां चढ़ जाती हैं कि किस तरह की आपकी सियासत है। जान की आप लोगों को परवाह नहीं है, लेकिन सियासत करनी है, करते आ रहे हैं। देखिए, मैं राशिद भाई, इस हिंदुस्तान में मैं बड़ी छाती ठोक कर कह सकता हूं कि इससे ज्यादा इनकॉम्पिटेंट सरकार और इससे ज्यादा मिसमैनेज्ड सरकार आपने कभी देखी नहीं होगी। सत्येंद्र जैन का 2 दिन पहले का बयान है, वो कहते हैं लॉकडाउन की क्या जरूरत है, जो काम लॉकडाउन करता है वही मास्क करता है, मास्क पहन लिया करें। कल केजरीवाल आकर कहते हैं मिनी लॉकडाउन लगाएंगे, बीच में मत फड़फड़ाइए, बीच में मत फड़फड़ाइए, रुकिए सचिन भल्ला, रुकिए जरा, अभी आपकी जरा रुकिए जरा। और ये क्या पर्सनल फंड कहते हो आप? ये पर्सनल फंड कुछ नहीं होता, पब्लिक का फंड है जिसको पब्लिक में लगाते हो, तो पब्लिक में तो लगाना ही पड़ेगा फंड को, और कहां लगाओगे? और दूसरा, आप कृपया करके मुझे ये बताइए, पिछले 3 महीने में आपने कोरोना के लिए क्या किया? अरे बताइए ना, मृत्यु दर सबसे ज्यादा, अब सबसे ज्यादा केसेस आपके यहाँ, और ये पूरे साल में आपने कुछ किया नहीं, और आज आपको लोगों का कुछ जब काम करने का टाइम आया तो बैन लगा दिया। सबको अरे काम कीजिए, सबको साथ लेके काम कीजिए, ऐसे कुछ नहीं होना, साथ लेके, अरे ऐसे कुछ नहीं होना, ठीक करने के लिए, कुछ नहीं होना, इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सोशल डिस्टेंस करके ये सब जरूरी है। ये बैन मत कीजिए, जाके जब भी कुछ होता है सेंटर से ले लेंगे, जब भी कुछ होता है सेंटर से ले लेंगे। याद है शीला दीक्षित, आप दोनों ही रुक जाइए, आप दोनों ही रुक जाइए, आप दोनों ही रुक जाइए। यकीनन मैं ये सवाल करूंगा आगे कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने 2 दिन पहले ये बोला कि दिल्ली में जो कोरोना की तीसरी और मौत वाली लहर आई है ये तो गुजर चुकी है, तो ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये जो बयान आया ना कि मिनी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, तो एक ही सरकार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बयान में विरोधाभास है। इस बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। दिल्ली के कोरोना अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ 116 वेंटिलेटर बचे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बढ़कर के 4430 हो गए हैं। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में बेड है फुल। 1331 में से 1215 वेंटिलेटर बेड भर चुके हैं और निजी अस्पतालों में भी गिने चुने बेड ही बचे हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन बढ़कर के 4430 हो गए। बहुत बड़ी खबर है ये। दिल्ली में आईसीयू वाले बेड बहुत कम बचे हैं और दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है, राजधानी के लिए बहुत बड़ी खबर है। और 1331 कुल मिलाकर के वेंटिलेटर बेड है कोरोना मरीजों के लिए, उनमें से 1200 से ज्यादा बेड भर चुके हैं। तो दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में बेड है फुल। और दिल्ली में कोरोना कैसे हो गया है किलर, ये जानने के लिए इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक का हमारे पास में एक आंकड़ा है, जरा आप देखिएगा तो आप समझ पाएंगे कि दिल्ली में कोरोना कितना किलर हो गया है। एक तो अक्टूबर का आंकड़ा आपको नजर आ रहा है और इसके अलावा 1 से लेकर के 17 नवंबर तक का आंकड़ा है। अगर आप अक्टूबर के आंकड़े पर आते हैं तो नए केस निकल करके आए हैं 1,03,000 और 1 से 17 नवंबर के बीच जो नए केस निकल करके आए हैं 96,83,000 के आसपास हैं।
अब इसमें आप मौत आप देखें, अक्टूबर के महीने में 1110 लोगों की मौत हुई है, लेकिन नवंबर में 1 से 17 नवंबर के बीच ही 1151 लोगों की मौत हो चुकी है। और अक्टूबर में जहां पर कोरोना की ग्रोथ रेट रही है 35% और वहीं पर जो नवंबर में कोरोना की ग्रोथ रेट अभी तक लगभग 45% यानी 45% के आसपास है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हालात हद से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, फिक्र वाले होते जा रहे हैं। इन्फोग्राफिक को चेंज करें। दिल्ली में क्यों ये कहा गया है कि लॉकडाउन की नौबत आ सकती है, अब आप ये जानें। दिल्ली में अब तक 4,89,000 लोगों को कोरोना हो चुका है। कुल मिलाजुला करके दिल्ली में कोरोना से 17,713 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के अलग अलग बाजारों में हर दिन 1 से 3 लाख लोग जमा हो रहे हैं, बड़े बड़े बाजारों में। बीते एक महीने में दिल्ली में कोरोना के 1,61,000 नए मामले सामने आए हैं। शहरों के हिसाब से आप देखते हैं तो दिल्ली में कोरोना के सबसे ज्यादा 40,128 एक्टिव केसेस हैं। राजधानी में 28 अक्टूबर से कोरोना की तीसरी लहर शुरू हुई थी। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है कि तीसरी लहर जा चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि मिनी लॉकडाउन की नौबत आ गई है। लेकिन दिल्ली में 1 घंटे में कैसे 3 से 4 लोगों की मौत हो गई है, कोरोना से कैसे दिल्ली दहली। अब आप देखें, दिल्ली में हर घंटे दम तोड़ रहे हैं 3 से ज्यादा कोविड मरीज। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। 1 से 15 नवंबर के बीच दिल्ली में 1,103 कोविड मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में 15 दिनों में हर दिन औसतन लगभग 73 से 74 लोगों की मौत हो रही है। पिछले हफ्ते दिल्ली में हर दिन कोरोना से 90 की मौत हुई है और राजधानी में अभी भी 39,990 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 4,37,801 मरीज ठीक होकर के वापस घर जा चुके हैं। अब संक्रमित केस और मौत वाला आंकड़ा एक बार तुरंत ही उतार दें, क्योंकि हमने अभी बताया ना कि दिल्ली में 40,000 एक्टिव केसेस हैं और अगर महीना दर महीना आप चलते जाएंगे ना तो मार्च में जहां 120 एक्टिव केसेस थे, वहीं मैं आगे बढ़ता हूं। अप्रैल में 3,395, मई में 16,329, जून में 48,238, जुलाई में 67,516, अगस्त में 39,150, सितंबर में 1 लाख प्लस, अक्टूबर में 1 लाख प्लस और नवंबर में अभी तक ये समझ लीजिए आपकी ये आंकड़ा तब जबकि आधा नवंबर खत्म हुआ है 1 लाख प्लस हो चुका है। लेकिन मौत कितनी हुई है दिल्ली में, ये भी आंकड़े वाकई में डराने वाले हैं। मार्च में दिल्ली में 2 मौत हुई थी कोरोना से, अप्रैल में आंकड़ा बढ़कर के 57 हो गया। लेकिन आप मई तक आते आते 414, जून में 2269, जुलाई में एक पीक आया 1221 का, अगस्त में ये ग्राफ नीचे आया 481, सितंबर में पीक फिर से चढ़ने लगा 917, अक्टूबर में 1150 और अभी तक जैसा कि हमने बताया है नवंबर में भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास में चलेंगे। सीएमडी हैं आप फिलिक्स हॉस्पिटल के। डॉक्टर डीके गुप्ता, एक तरफ तो छठ के नाम पर राजनीति है, लेकिन एक डॉक्टर के नजरिए से, एक डॉक्टर की हैसियत से आप क्या देखते हैं? क्या दिल्ली में वाकई में सामाजिक दूरी का पालन कराने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए छठ जैसे आयोजन रोके जाने चाहिए? क्या नदी किनारे जितने भी आयोजन होते थे, मेला लगता था, सूर्य को अर्घ्य दिया जाता था, ये क्या दिल्ली वालों की जिंदगी के लिए खतरनाक है? आप अपने चैनल के माध्यम से पिछले कई महीनों से जागरूक कर रहे हैं लोगों को, सरकार को जागरूक कर रहे हैं। और हम सबको पता था कि दिवाली के समय, दशहरा के समय, छठ पूजा के समय एक सर्ज या एक पीक केसेस बढ़ेंगे। उसके बावजूद भी पब्लिक भी अवेयर नहीं थी और ना ही सरकार ने कोई अच्छे कदम उठाए। क्योंकि अब सडनली केसेस इतने बढ़ गए हैं कि बेड्स की कमी आ गई है, आईसीयू में बेड्स नहीं मिल रहे। दिल्ली खाली दिल्ली में नहीं, पूरे एनसीआर में यहाँ है, कहीं पे बेड्स नहीं है, मरीज घूम रहे हैं, सड़कों में घूम रहे हैं, बेड मिलने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। और इस तरह आप खुद ही बता रहे, दिल्ली के अंदर 3-4 टेस्ट हर घंटे हो रही हैं, बेड्स आईसीयू में नहीं है। केसेस जो जुलाई अगस्त में 50,000 के आसपास एक्टिव केसेस थे, वो सितंबर अक्टूबर में 1 लाख से ज्यादा हो रहे हैं। और हम सबको पता है कि सोशल डिस्टेंस अगर हम लोग आसपास रहेंगे, भीड़ भाड़ इलाकों में जाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो इन्फेक्शन बढ़ेगा। और हमारी दिल्ली नहीं, पूरे देश में ही लगभग 70-80% पॉपुलेशन, उससे ज्यादा पॉपुलेशन अभी वल्नरेबल सस्टेनेबल पॉपुलेशन है, जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। अगर हम सारे एवरेज निकाल लें, इसका मतलब अभी इन्फेक्शन चलता रहेगा जब तक कोई दवाई नहीं आएगी, जब तक कि कोई वैक्सीन नहीं आएगा। तो इसका बचाव ही इलाज है इस समय, और कोई तरीका नहीं है। अब बचाव हमें पता है कि अगर छठ में हम आयोजन करते हैं तो छठ में जब भी हम डुबकी लगाएंगे तो जो संक्रमित व्यक्ति होगा उसके जो थ्रोट में, गले में, जो मुंह में इन्फेक्शन है वो पानी में आ जाएगा और उससे जितने आसपास के लोग हैं उनको संक्रमित होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन एक ही सवाल है विजय कौशिक जी, छठ हर साल मनाया जाता है, दिवाली के 6 दिन के बाद में छठ होता है, तो जहां पर कांग्रेस की सरकारें या सरकारें हैं, मैं इनमें से महाराष्ट्र की बात करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में
यूपी और बिहार के कई लोग हैं। अगर आपको ये पता है कि कोरोना का वक्त है, क्यों ना पहले से ही तैयारी कर ली जाए? क्यों बरसात आने के बाद ही छतरी खोली जाती है महाराष्ट्र में? और क्यों नहीं ये माना जाए कि ईद पर बैन नहीं था, बकरीद पर बैन नहीं था, दिवाली पर इस तरह का बैन नहीं था, तो छठ पर अगर आपने बैन किया है तो फिर वहां पर सरकार का नजरिया संकुचित है। देखिए, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि जब पूरे देश में लॉकडाउन किया गया था तो केंद्र सरकार का आदेश था। केंद्र सरकार की पावर्स हैं कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके राज्यों को आदेश दे। छठ पूजा पूरे देश में अगर मनाई जानी चाहिए तो बिल्कुल मनाई जानी चाहिए, क्योंकि महापर्व है। ये केवल बिहार का सवाल नहीं है, बिहार के लोगों का सवाल नहीं है, पूरे देश के लोगों की आस्था इस पर्व से जुड़ी हुई है, महापर्व से। और मैं महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करूंगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या पॉलिटिकल रैलीज अगर वहां पर भीड़ इकट्ठा होती है, क्या उसके जरिए? एक मिनट, शिवम भाई रुक जाए ना आप, शिवम भाई रुक जाए। राजपुंजी को लेकर के आना बहुत जरूरी है। राजपुंजी, अगर पॉलिटिकल रैली होती है, उसके जरिए भीड़ इकट्ठा होती है, तो क्या उससे कोरोना की बीमारी स्प्रेड नहीं होगी? क्या वहां पर कोरोना के सुपर स्प्रेडर नहीं होंगे क्या? तो फिर छठ को ही आखिरकार क्यों निशाने पर लिया गया है, क्यों निशाने पर रखा गया है? दर्शन करने के लिए अगर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, भीड़ होगी, तो क्या वहां पर अरे कोरोना का एक प्रोटोकॉल बना देते ना आप अपने एसओपी में लिख देते, महाराष्ट्र में अपने एसओपी में लिखते कि भाई ये छठ के लिए कोरोना गाइडलाइन है। अगर तालाब पर जाएंगे 6 फीट की दूरी रखनी होगी, छोटे बच्चों को लेकर के ना जाएं, बुजुर्गों को लेकर के ना जाएं। अगर आप समुद्र तट पर भी जाते हैं, फला चीजों का आपको पालन करना होगा। कोरोना का एक प्रोटोकॉल बनाना था, प्रोटोकॉल बनाया नहीं, सीधे तौर पर कर दिया धर्म पर हमला। राजपुंजी राशिद जी, देखिए, बिहार का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा, और वहां पर भी तालाबों पे जाने पर इजाजत नहीं। और लेकिन अब शिवम जी बिल्कुल महाराष्ट्र के ऊपर आक्रमणकारी हो रहे हैं। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रही, अगर ये चाहते हैं कि लोगों का कहीं से बचाव हो सके तो इसमें क्या बुरी बात है? अगर लोगों को कहीं से बचाया जा सके तो इसमें क्या, मेरे को लग रहा है। राशिद भाई, मुझे अनइंटरप्टेड 20 सेकंड दे दीजिएगा, इसके बाद आप कहो तो मैं पूरे प्रोग्राम नहीं बोलूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च से 5 लगभग 8 महीने बंद रहे। शिवम त्यागी ने मुझे ये कहा है कि अनइंटरप्टेड 20 सेकंड शिवम त्यागी को मिलना चाहिए। राजपुंजी ने जो कहा है, इस पर आपका रिबटल चाहिए। शिवम त्यागी, राजपुंजी ये कहना चाहते हैं ना कि आप लोग सियासत के नाम पर लोगों की जिंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग कोरोना को कम करके आंक रहे हैं, सियासत लेकर के आए हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं पड़ रहा है कि कोरोना की वजह से महाराष्ट्र और दिल्ली में कितनी मौत हो चुकी है। शिवम त्यागी, जान है तो जहान है। शिवम त्यागी, तो क्यों सियासी घमासान है? दोनों आंकड़े मेरे साथ है। राजपुंजी, मैं आपसे ये शांति और शालीनता के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से कहां हैं आप? पिछले 1 साल से कहां चले गए थे? आपको नहीं पता पुणे सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्टेट है, जिला है पूरे हिंदुस्तान में। आज याद आ रहा है आपको छठ के टाइम पर? ये आज से नहीं है, आंकड़े बहुत पुराने हैं। दिल्ली में 17 अक्टूबर के बाद से आज तक 1200 मौतें हो चुकी हैं। कहां थे आप लोग? आज आप सडनली उठकर आ जाते हैं, कहते हैं बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। अरे यही तो रोज कह रहे हैं हम कि खतरा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दिया। आज बिहार के लोगों पर राजनीति करिए, आज छठ के लोगों पर राजनीति करिए, कमाल की बात है। पहले कहां थे आप? पहले कहां थे आप? क्या कंट्रोल किया? एक चीज बताइए, लोगों के घर गिराने में, लोगों को गिरफ्तार कराने में, लोगों के साथ लड़ाइयां करने में आपके पास टाइम है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता की सुरक्षा के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है। काम कीजिए ना उनके लिए। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे एक चीज बताइए, जब सारी दुनिया की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आपके पास टाइम है, तो कोरोना के लिए आपने महाराष्ट्र की जनता शिवम त्यागी, आप भी रुक जाएं। राजपुंजी, आप भी रुक जाएं। आगे मैं सचिन भल्ला से सवाल करूंगा। सचिन भल्ला से ये पूछूंगा कि दिल्ली में अगर इतनी खतरनाक स्थिति है तो क्यों मिनी लॉकडाउन की बात की गई है? और लॉकडाउन को भी क्या पिक एंड चूज के हिसाब से लेकर के चलेंगे क्या, कि छठ को लॉकडाउन के दायरे में रखेंगे, बाकी चीजों को लॉकडाउन से बाहर कर देंगे? अगर इतने ही ईमानदार हैं सरकारें, तो क्यों सिर्फ धर्म को ही लॉकडाउन की जंजीरों में कैद करके या फिर बैन की जंजीरों में कैद करके क्यों रखा जा रहा है? सियासत में संग्राम है, छठ पर घमासान है। इस बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली में 24 घंटे में 6396 नए केस सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना से 99 संक्रमितों की मौत हुई है दिल्ली में 42,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। अब तक दिल्ली में कोरोना से 7,812 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना का होगा रैंडम टेस्ट। अगली ब्रेकिंग न्यूज बैक टू बैक चलाएं। गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। आज से डीएनडी पर शुरू हुआ रैंडम टेस्ट। डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीमों की तैनाती की गई है। 1 से ज्यादा कोरोना केस तो बनेगा माइक्रो कंटेनमेंट जोन। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आवाजाही पर रोक नहीं। ललित मोहन की रिपोर्ट।
दिल्ली में कोविड के मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को लेके उत्तर प्रदेश चौकन्ना हो गया है। इस समय हम डीएनडी पे मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये वो रास्ता है जो दिल्ली से ये जो गाड़ियां आ रही हैं नोएडा के अंदर जो यहाँ से प्रवेश करेंगी डीएनडी होते हुए। ये देखिए, ये डीएनडी है सामने। एक जो नया प्लान बनाया गया है कोविड-19 के जो पेशेंट हैं, जिस तरीके से ये संक्रमण बढ़ रहा है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो प्लान बनाया गया है वो एरेमटेमम यहाँ पर जो है चेकिंग की जाएगी और जो उसमें जो है उनके टेस्ट किए जाएंगे ताकि उस चेन को तोड़ा जा सके। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहले कोविड-19 जब अपनी चरम सीमा पे था तो इस बॉर्डर को सील कर दिया गया था। जो यूपी और दिल्ली के सारे बॉर्डर थे वो तमाम सील कर दिए गए थे। लेकिन फिलहाल अभी व्यापारियों को और उद्यमियों को ये जरूर राहत मिलेगी कि इस बॉर्डर को सील नहीं किया जाएगा। बस यहाँ पर जो भी दिल्ली से आने वाला है उस शख्स का टेस्ट जरूर किया जाएगा। अगर वो उसमें पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको यही रोक कर उसको ट्रीटमेंट के लिए वापस भेजा जाएगा। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज। तो नोएडा दिल्ली बॉर्डर से ललित मोहन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ललित मोहन ने यह बताया कि रैपिड टेस्ट कराया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने अब नया फैसला किया है। सीधे हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए ललित मोहन के पास अभी लाइव जुड़ सकते हैं। ललित जी, किसी भी तरह की पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो, ट्रैफिक की आवाजाही भी बिल्कुल दुरुस्त रहे, इसे किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा? और अगर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा तो इसका फ्रेमवर्क क्या होगा? देखिए राशिद, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार पेशेंटों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी तो उसको लेके ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि कल ही जो है यहाँ के जिला अधिकारी जो है उन्होंने इस चीज का फैसला लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम मौजूद है। यहाँ टेस्ट शुरू हो चुके हैं। जिस तरीके से यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके टेस्ट अभी ये देखिए इस रजिस्टर के अंदर बाकायदा उनका मोबाइल नंबर और सब कुछ, उनका नाम, एड्रेस सब नोट करने के बाद ये वो सिरिंज है, ये देखिए। और मैं अभी आपको वहां पे भी दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये एक युवक है जो यहाँ से जो है दिल्ली से आ रहे हैं और बाकायदा इनको जो है रोका गया है। यहाँ पर सेक्टर 10 के अंदर ये कहीं काम करते हैं और इनका जो है यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। अगर कोई भी शख्स यहाँ से कोई नेगेटिव पाया जाता है या पॉजिटिव पाया जाता है, नेगेटिव पाया जाता है तो उसको जरूर जाने दिया जाएगा। अगर पॉजिटिव आता है तो उसको यहाँ से दिल्ली से। ये तो बात हो गई गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की, जैसा कि ललित मोहन रिपोर्ट दे रहे थे। ललित मोहन, आगे भी हम आपके पास लौट करके आएंगे और ये समझेंगे कि क्या लोगों को रैंडमली ही रोक लिया जा रहा है और रोक करके उनका टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार कितनी हरकत में है ये तो हमने यूपी के बारे में आपको बताया, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन के बारे में बताया, नोएडा गाजियाबाद की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन हरकत में कैसे दिल्ली सरकार है? इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। कहा यह गया है दिल्ली की तरफ से कि रैपिड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट में 2 गुना इजाफा कर दिया जाएगा। रोजाना 1 लाख कोविड टेस्ट किए जाएंगे। कोविड वाले इलाकों में मोबाइल टेस्टिंग वैन की तैनाती की जाएगी और दिल्ली को अतिरिक्त एडिशनल 300 बेड मिलेंगे। अर्धसैनिक बलों के डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे। केंद्र सरकार दिल्ली को जितने भी जरूरी उपकरण हैं उन्हें मुहैया कराएगी। इंफोग्राफिक चेंज करें। दिल्ली में हम ये क्यों कर रहे हैं कि कोरोना की थर्ड वेव है, ये आप कैसे जानेंगे? आप समझिए 1 अप्रैल से लेकर के 15 नवंबर तक हमने पिछले 9 महीने का पूरा आंकड़ा निकाला है और 6-7 महीने का, माफ कीजिएगा, आंकड़ा हमने निकाला है। और इन 6-7 महीनों में कोरोना दिल्ली में अपनी पीक पर कब पहुंचा है आप देखें। 24 जून की एक तारीख है जब 3947 केस सामने आए थे, लेकिन 17 सितंबर को ये और भी ज्यादा बढ़ गया, 4473। 31 अक्टूबर आते आते 5891 एक दिन के अंदर केस आया। 11 नवंबर 8593 और 15 नवंबर 7340, यानी एक दिन में ये कोरोना का पीक आता चला गया, जो दिल्ली की हम रिपोर्ट आपको अभी दिखा रहे हैं। लेकिन आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों, ये समझिएगा। अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, आपके घर में कोई दमा का पेशेंट है, तो उससे ये कहें कि घर से बाहर ना निकलें। तबीयत खराब होने पर तुरंत ही डॉक्टर से मिलें। गर्भवती महिलाएं जरूरत होने पर ही बाहर निकलें। घर से निकलने पर अच्छी क्वालिटी का मास्क आपको पहनना है। बाहर से घर आने पर काढ़े का सेवन करें। डॉक्टर डीके गुप्ता के पास मुझे जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर डीके गुप्ता, राजनीति की बात तो हो गई है, लेकिन मुझे यह बताइए कि अस्थमा के पेशेंट, हार्ट पेशेंट, गर्भवती महिलाएं, दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, चूंकि यहीं पर सबसे ज्यादा कोरोना का खतरा है, तो यहां पर 3 कैटेगरी जो मैंने बताई है, उन्हें कितना अलर्ट और अटेंटिव रहने की जरूरत है?
तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्योंकि हमें पता है कोरोना जो है, इसका जो वायरस है वो हमारे लंग्स पे, फेफड़ों पे अफेक्ट करता है, उन्हीं में संक्रमण करता है। उसके बाद उसके अंदर निमोनिया, ARDS और उसके बाद सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और डेथ होती है। तो अगर ऐसी कोई दूसरी बीमारी भी लंग को अफेक्ट कर रही है, जैसे अस्थमा में हमारे लंग की जो नलियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं, उससे सांस की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो दोनों एक ही जगह अटैक करते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लिकेशन चांसेस बढ़ जाएंगे। सेम केस हार्ट के केस में भी होता है। हार्ट में अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, हार्ट अटैक हो गया किसी को, या हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई है, तो जो ब्लड सप्लाई है, ऑक्सीजनेशन है बॉडी का और लंग का, वो कम हो जाएगा। और कोरोना भी लंग को इफेक्ट करता है, तो इसलिए हमारे हार्ट के पेशेंट को भी बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, प्रेगनेंसी सचिन में भल्ला, सेम होता है कि सचिन भल्ला जी के पास में चलते हैं। सचिन भल्ला जी के पास में चलते हैं। सचिन भल्ला जी, हालांकि अभी पूरी तरह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जितने भी पैनलिस्ट हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सबसे ज्यादा घेराव कर रहे हैं। इनका यह कहना है, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे उससे पहले वाला जो छठ आया, तो आप लोगों से मेरा मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी वालों ने और आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1108 नए घाट बनवा दिए। छठ के लिए यह कह दिया कि हाँ, छठ का पूरा इंतजाम है, पूरी तरीके से हम तैयार हैं, और बहुत भव्य आयोजन कराया गया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव गुजर गए, जब पॉलिटिकल टाइमिंग नहीं रही, तो कह दिया गया भैया कोरोना है, छठ को पूरी तरह से बैन कर देंगे। नहीं सर, ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी पूर्वांचल भाइयों के लिए सबसे पहले खड़े रहते हैं। और आपने हर घाट पे देखा है 1-1 करोड़ रुपए का सुंदरीकरण वहां पे किया गया। और मैं ये कह रहा हूं कि ये शिवम त्यागी जी अभी बार बार इतने गला फाड़ के कह रहे थे, तो ये यूपी और बिहार की बातें क्यों नहीं करते? जब सियासत नहीं, अब मैं तो एक भाईचारे में बात कर रहा हूं और ये सियासत लेके आ रहे हैं। हमें पहले अपने देश के नागरिक और एक दूसरे को बचाना चाहिए, इसके लिए सोशल डिस्टेंस लाना चाहिए, हर चीज की हमें हर चीज देखनी चाहिए। सचिन भल्ला जी, मैं कह रहा भाईचारा मैं आपसे बाद में निभाऊंगा, लेकिन अगर काम सरकार आपकी नहीं कर रही है तो शिवम त्यागी क्यों ना भारत की बात की जाए, शिवम त्यागी क्यों ना वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाए, क्यों ना भारत की अनेकता में एकता की बात की जाए। छठ नॉन छठ, दिवाली दशहरा, ईद बकरीद, हिंदू मुसलमान, बिहारी नॉन बिहारी, पूर्वांचली नॉन पूर्वांचली, पूर्वांचल के पश्चिमांचल के, बिहार में भी चले जाए तो मिथिलांचल के अलग, सीमांचल के अलग, इस तरह से करके क्यों देखा जाए शिवम त्यागी? राशिद भाई, इस तरह से करके बिल्कुल नहीं देखा जा रहा। मैं सिर्फ सीधा जवाब मांग रहा हूं। ये इतना इनकॉम्पिटेंट हैं, इन लोगों की तैयारियां इतनी हैं, मैं आपको बताता हूं। शुरुआत में जब सेकंड वेव में अमित शाह जी बीच में आए और चीजों को कंट्रोल किया, उसके बाद से आमतौर पर कहीं 10-15-20 किलोमीटर में पुलिस वाले मिल जाते थे ये देखने के लिए कि किसी ने मास्क पहना है या नहीं पहना है। विजय कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवम त्यागी का यह कहना है कि आप लोग इनकॉम्पिटेंट हैं और यही एक वजह है कि महाराष्ट्र में छठ पर बैन कर दिया गया है। विजय कौशिक जी, जवाब दें आप। शिवम त्यागी का यह कहना है कि महाराष्ट्र की जो सरकार है, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार इनकॉम्पिटेंट है। यही एक वजह है कि महाराष्ट्र में और खासतौर से मुंबई में समंदर के किनारे छठ को कर दिया गया है बैन। चाहिए, अगर केंद्र सरकार सही मायने में छठ पूजा का पर्व मनवाना चाहती है, इस महापर्व को मनवाना चाहती है, तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को आदेश देने चाहिए। महाराष्ट्र सरकार उसी के अनुरूप चलेगी, बिहार सरकार भी उसी के अनुरूप चलेगी। मेरा सीधा सा कहना यह है कि भाजपा केवल इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। ये केवल हिंदू मुसलमान और अब हमारे बिहारी भाइयों को भी बांटने की साजिश है। सरकार में कुछ काम करोगे? अब इसके लिए छठ पूजा की आड़ ले रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, इलाज की बात क्यों नहीं करते भाजपा के लोग? केंद्र सरकार ने कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, कितनी सक्सेस रही है? कोरोना के नाम पर आज देश को बर्बाद कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी ने। आर्थिक मंदी की सुनामी में देश डूब चुका है। क्या करेंगे? छोड़िए विजय कौशिक जी, पॉइंट पर बात कीजिए। महाराष्ट्र का इतना बुरा हाल है, आपकी सरकार क्या कर रही है? हर बात में केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। अरे केंद्र सरकार तो करेगी ही, आप क्या करेंगे? ठीक है, आप बताइए, शिवम त्यागी, सचिन भल्ला, विजय कौशिक जी, राज पुंजी, डॉक्टर डी के गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ इस डिबेट में रहने के लिए। लेकिन एक चीज समझिएगा कि अगर अलग अलग राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि छठ पर बैन लगाएंगे, समंदर के किनारे नहीं जाएंगे, नदी के किनारे नहीं जाएंगे, तालाब पर जाकर के आप कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, तो एक सबसे बड़ी बात है, आपने शराब खाने जितने भी हैं, आपने जितने भी बार्स हैं, ये सब तो आपने खोल दिए।
आपने मंदिर दर्शन की भी छूट दे दी, आपने रैलियों के आयोजन की भी छूट दे दी, तो फिर छठ के नाम पर क्यों लगा रहे हैं लॉकडाउन, ये पहला सवाल है। लेकिन हाँ, जो लोग छठ के नाम पर सियासत कर रहे हैं, अलग अलग राज्य सरकारों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि दिल्ली में हालात बहुत खतरनाक हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात बिहार में और झारखंड में भी हैं। महाराष्ट्र के भी हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। और इसीलिए आपके चैनल का ये मानना है, त्योहार कोई भी हो, पर्व कोई भी हो, आयोजन कोई भी हो, इसे कभी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। छठ के नाम पर सियासी संग्राम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि अगर आस्था से जुड़ा कोई विषय है तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, तैयारियां करवाएं, बनिस्बत इसके बजाय इसके कि कहीं पर भी बैन लग